तुरंत तो नहीं देंगे, लेकिन जवाब मिलने में इट विल टेक एटलीस्ट ए वीक। एक वीक के भीतर हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं जो आप डालेंगे चेक होने के लिए, जो भी डालेंगे वो हम उसका जवाब दे देंगे। जी सर, धन्यवाद। प्री का प्री पर, मेंस का मेंस पर, इंटरव्यू की जो क्वेरी है वो इंटरव्यू पर। और इसके अलावा आप लोगों का एक कल परसों तक एक डाल दिया जाएगा जिसमें आपको एक फॉर्म भरना है अपनी फोटो लगा करके, वो एक जो जनरल बनाई गई आईडी उस पर डाल दीजिए। जी सर। एक फॉर्म जिसमें फोटो होगा आपका, आपकी अपनी डिटेल्स होंगी, सीवी की तरह होगा बहुत कुछ हद तक ये, उसमें एटीट्यूड भी होगा, एप्टीट्यूड भी होगा, आपकी हॉबीज भी लिखी जाएंगी, क्योंकि वो चीज जनरली लोग शेयर नहीं करना चाहते, इसलिए उसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं डालना। वो केवल आपके मेंटर्स को मालूम होगा आपके बारे में, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वो कुछ हद तक इंफॉर्मेशन कई बार पर्सनल होती है, तो इसलिए ग्रुप पर डालना उसका उचित नहीं है। जी सर। उसके लिए आप ईमेल पर डाल देंगे, ईमेल क्योंकि पासवर्ड हम ही लोगों के पास है उसका। जी। तो केवल उस पासवर्ड को आपका जो पढ़ा रहे हैं वही देख पाएंगे, और कोई नहीं उसको, जो आपका बायोडाटा है, बायोडाटा आना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा आपका जिसमें हम ये भी चाहेंगे कि आप ये मतलब नेक्स्ट जो समय है उसमें आप किस हिसाब से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, वो स्ट्रेटजी भी आप लिख करके देंगे। जी सर। निशान जी हैं, अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इट इज माय टाइम टू लीव। जी सर। मुझे इजाजत दी। निशान जी, तबीयत कैसी है आपकी? निशान जी कैसी तबीयत है आपकी? आपका माइक ऑन नहीं है। ओके सर, अब तबीयत बेहतर है। निशान जी सर, तबीयत बेहतर है। आप लोग कैसे हैं? वो मेन चीज है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। सर गुड इवनिंग सर। मैंने आज आपके लिए एक नई चीज बनाई है। जो गवर्नेंस से रिलेटेड पोर्शन है उसे मैं लूंगा। गवर्नेंस से रिलेटेड पोर्शन में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल के अतिरिक्त बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन की वर्किंग से संबंधित आ रहे हैं यूपीएससी। और इतना हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स में आपको नेक्स्ट यूपीएससी ईयर के लिए 100 में से आप 65 सवाल कर सकें। 55 का सिलेक्शन होता है, वो कट ऑफ मार्क है, इसीलिए अब हमने नाम बदल के इसका विक्ट्री कर दिया है 40 कि कट ऑफ मार्क से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कट ऑफ मार्क तो वो देखते हैं जो बैक बेंचर होते हैं। हमने देखा इसमें कि हम आपको इतना इनेबल करते हैं कि आप यूपीएससी के प्री में से 65 सवाल कर सकें और कम से कम 56-57% तक आप स्कोर करें यूपीएससी। उसी हिसाब से हमने सारे मेंटर से कहा है कि सारी चीजें आपको पढ़ाएं और बताएं। कट ऑफ पे नहीं जाना। कट ऑफ नहीं कि साहब बाल बाल सेलेक्ट हो गए, बाल बाल बच गए और साहब 2 नंबर से रह गया कि 4 नंबर से हो गया। नो, हमारे आप यूपीएससी लेकर के आएंगे तो आपके कम से कम 60 सवाल सही होने चाहिए, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं, मेंस की तैयारी पूरी रहेगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आदित्य गुप्ता। यस सर, यस सर। और मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि कोचिंग की तरफ ब्रूट कोर्स है, ना कोई क्रैश कोर्स है, ना कोई फोकस बैच है, ना कोई क्रिकेट बैच है, ना कोई फुटबॉल बैच है। हमारे पास एक सीधी सीधे तरीका है, आपको क्लास कराएंगे, रेफरेंस बुक भी बताएंगे और रेफरेंस बुक से पढ़ते हुए खुद ही अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे। द पावर लाइज इन यू। किसी कोचिंग एसपी नहीं है, सब मार्केट डायनेमिक्स है। बाकी अगर आप कोई कोचिंग साथ में करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी कोचिंग कर सकें। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरी कमजोरी कोचिंग से दूर हो सकती है तो कोचिंग रूपी टॉनिक भी आप लेने के लिए स्वतंत्र हैं। बाकी जो लोग सुबह नहीं थे वो सभी लोग जुड़ चुके, कोई एब्सेंट तो नहीं है। आज का लिंक किसने भेजा है? नीरज भैया ने। मैंने भेजा लिंक सर, लेकिन मुझे जी सर मुझे पता नहीं है, लेकिन सुबह कौन थे या आप कौन नहीं है ग्रुप में पड़ा हुआ है। सुबह वालों को मैंने है ना, अपना मैंडेटरी है यहाँ यहाँ हर क्लास मैंडेटरी है, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस देनी है। ये नहीं है कि टीचर पसंद नहीं आ रहा तो क्लास छोड़ सकते।
सर। भैया मुझे इजाजत दो निशांत जी, मैं निकलता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपने टॉपिक तैयार कर लिया होगा और अब हम लोग ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा? जी सर, हम कर सकते हैं सर। नीरज जी स्टार्ट करिए, आप अपने टॉपिक से संबंधित बताइए। जी सर। सर मैं नीरज कुमार और मेरे ग्रुप में सदस्यों के नाम पूजा सिंह और कुबेर तिवारी हैं और हमारा आज का विषय है चिपको आंदोलन, और जिसमें मेरा टॉपिक है सर चिपको आंदोलन परिचय, और पूजा जी का टॉपिक है इसमें चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, और जिसमें थर्ड कुबेर तिवारी जी का टॉपिक है चिपको आंदोलन की मांगें और निष्कर्ष। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये घोष वाक्य है सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन का। चिपको आंदोलन हाल ही में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि चिपको आंदोलन के प्रणेता और प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को निधन हो गया। वे कोविड-19 के थे। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में वनों के संरक्षण के लिए कार्य किया। चिपको आंदोलन के अलावा टिहरी बांध के विरुद्ध आंदोलन किया और चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का काम पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। सन 1981 में सुंदरलाल जी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूँ। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए, और बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत भी किया। इसके अलावा इन्हें कई अन्य और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन के लिए सुंदर बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला महापुरुष आज पर्यावरण गांधी बन गया। चिपको आंदोलन को बताने से पहले मैं आपका ध्यान पूर्व में घटित एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। खेजडली नामक स्थान जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है, वहां सन 1930 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपककर पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन चलाया था। जब भी पर्यावरण संरक्षण की बात आती है तो इसी आंदोलन ने आजादी के बाद हुए उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में 80 के दशक में चले एक अनूठे आंदोलन चिपको आंदोलन को प्रेरित किया। वन संरक्षण के इस अनूठे आंदोलन ने न सिर्फ देश भर में पर्यावरण के प्रति एक नई जागरूकता पैदा की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको फेमिनिज्म या नारीवादी पर्यावरणवाद का एक नया मुहावरा भी विकसित किया। उत्तराखंड राज्य का चिपको आंदोलन एक घटना मात्र नहीं है, यह पर्यावरण व प्रकृति की रक्षा के लिए सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्या है चिपको आंदोलन के पीछे की कहानी? भारत में पहली बार 1927 में वन अधिनियम को लागू किया गया था। इस अधिनियम के कई प्रावधान आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों के हितों के खिलाफ थे। ऐसी ही नीतियों के खिलाफ 1930 में
टिहरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और अधिनियम के कई प्रावधानों के खिलाफ जो विरोध 1930 में शुरू हुआ था वह 1970 में एक बड़े आंदोलन के रूप में आया, जिसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। और चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का भाग के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया आंदोलन है। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगाया ताकि इन्हें कोई काट न सके। यह आलिंगन दरअसल प्रकृति और मानव के बीच के प्रेम का प्रतीक बना और इसे चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई। चिपको आंदोलन के पीछे एक पारिस्थितिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है। जिस भूमि में यह आंदोलन उपजा वह 1970 में। बीच में बोलना चाहूँ जी सर। 5 मिनट आप सबको टाइम अलॉट है। जी सर जी। मिनट में आपको एंड कर देना। जी 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 ठीक। यह आंदोलन उपजा वह 1970 में भयंकर बाढ़ का अनुभव कर चुका था। अलखनंदा की इस त्रासदी ने ग्राम वासियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उन्हें पता था कि लोगों के जीवन में पर्यावरण और वनों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चिपको आंदोलन को ब्रिटिश कालीन वन अधिनियम के प्रावधानों से जोड़कर भी देखा जा सकता है, जिसके तहत पहाड़ी समुदाय को उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी वनों के सामुदायिक उपयोग से वंचित कर दिया गया था। स्वतंत्र भारत के वन नियम कानूनों ने भी औपनिवेशिक परंपरा का निर्वहन किया। वनों के नजदीक रहने वाले लोगों को वन संपदा के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार देने और जंगल के संसाधनों का उपयोग करके छोटे उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण और सर्वोदय आंदोलन से प्रेरित 1964 में दसोली ग्राम स्वराज संघ गोपेश्वर में गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने संस्था के काष्ठ कला केंद्र को 1970। जी सर। ओवर टू नेक्स्ट जी सर फिनिशिंग में है बस 7 मिनट। जी जी जी। काष्ठ कला केंद्र को सन 1972 से 73 के लिए अंगू के पेड़ को देने से इनकार कर दिया था, जिसके फलस्वरूप चिपको आंदोलन का मूल केंद्र रेडी गांव में जिला चमोली था, जो भारत तिब्बत सीमा पर जोशीमठ से लगभग 2200 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा और विष्णुगंगा के संगम पर बसा है। ये पेड़ इस सभा के बाद 15 मार्च को गांव वालों ने रेडी जंगल की कटाई के विरोध में जुलूस निकाला, जिसके ऐसा ही जुलूस 24 मार्च को विद्यार्थियों भी निकाला। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तभी सरकार ने घोषणा की कि चमोली में सेना के जिन लोगों ने खेतों को अधिग्रहण किया है। 40 मिनट का टाइम है। ओवर। जी ठीक सर, बस मैं लास्ट 2 लाइन पढ़ूंगा, बस हो गया मेरा। जी सर। इसी मौके का लाभ उठाते हुए ठेकेदार और वन अधिकारी जंगल में घुस गए। अब गांव में सिर्फ महिलाएं ही बची थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिना जान की परवाह किए 27 और महिलाओं ने श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। अब नेक्स्ट पूजा जी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा टॉपिक है चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। जैसे ही सर ने इंट्रोडक्शन बता दिया है और कुछ उसका जो एक पीछे का जो कहानी थी वो भी सर ने बता दी है, मैं उसके आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी और इसमें जो महिलाओं का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगी आपको। तो हम चिपको आंदोलन की बात करें तो इससे पहले की जो घटना थी ये किस आंदोलन से प्रेरित था उसके बारे में बताना चाहूंगी मैं। उसमें एक जो महिला थी 1731 में क्या हुआ था कि जो अजीत सिंह थे, राजस्थान में एक जगह पड़ती है येचरी जो गांव था, सॉरी राजस्थान में एक राजा थे अजीत सिंह। तो उन्होंने एक आदेश दिया था 1731 में कि पेड़ों की कटाई के लिए, खेजड़ी वृक्ष की कटाई के लिए आदेश दिया था। तो वहां पे एक जो महिला थी अमृता देवी बिश्नोई और उनकी जो बेटियां थी और उन्होंने कुछ जो महिलाओं का जो अपना संगठन था उन सब ने क्या किया था कि उस आदेश के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने पेड़ों से चिपककर उसके जो आदेश को मतलब माना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था कि अजीत सिंह ने क्या किया था कि उनकी जो
मतलब उन्होंने जो विरोध किया था उसको माना ही था, उन्होंने पेड़ों के साथ में भी उनको उनको मतलब जो महिलाएं थी उनको भी काटने का आदेश दे दिया था। फिर इसी आंदोलन से प्रेरित होके जो ये जो चिपको आंदोलन है, जो अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो 26 मार्च 1974 में जो ये भी क्या था कि जो उत्तराखंड का रैणी गांव जो है वहां पे जंगलों की जो कटाई की नीलामी होनी थी, 2500 पेड़ों की नीलामी का आदेश गवर्नमेंट ने दिया था। तो उसमें सबसे पहले जो जिसने आवाज उठाई थी वो थी गौरा देवी, और भी मतलब जो महिलाएं थी उसमें, लेकिन मुख्य जो थी वो गौरा देवी थी। सबसे पहले उन्होंने ही सरकार से मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी वैसे ही उसी आंदोलन से प्रेरणा लेके पेड़ों से चिपक गई थी और उन्होंने उसको नीलामी का विरोध किया था। फिर क्या ये आंदोलन उससे कोई भी अलग उनकी मांग नहीं थी, बस यही था कि हमें पेड़ों को बचाना है। लेकिन जैसे जैसे ये जो आंदोलन विस्तारित होता गया, विस्तार हुआ इसका, उनकी मांगे बढ़ती गई। प्रारंभ में जो उनकी मांगे थी वो बहुत ज्यादा आर्थिक थी। उनकी मांगे थी जो है, जो वनवासी है उनका जो आर्थिक शोषण किया जा रहा है उस शोषण को रोका जाए। जो मजदूर हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाए। इसके अलावा जो स्थानीय छोटे उद्योग हैं जो पूरी तरह से वनों पर आश्रित हैं उनके लिए रियायती दर पर कच्चे माल की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आंदोलन का विस्तार अन्य प्रदेशों में, अन्य क्षेत्रों में तो होता गया, इस आंदोलन की जो मांगे थी वो उसी प्रकार से बढ़ती चली गई। तो इस आंदोलन की मांगे मुख्य तौर पर एक अस्थायी अर्थव्यवस्था से स्थायी अर्थव्यवस्था किसका साधन बनने की ओर अग्रसर हो गई। धीरे धीरे जो वनवासी थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने मांग की कि हिमालय की जो वन है उनकी मुख्य उपज राष्ट्र के लिए है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए है। तो इस तरह से उन्हीं का पहले इसमें सबसे पहला अधिकार है। उनकी मांग की कि उन्होंने मांग की लगभग जब तक राष्ट्र वन नीति की जो उद्देश्य है, जिसमें कि लगभग जब तक हिमालय का क्षेत्र वन क्षेत्र 60% नहीं हो जाता तब तक वनों की कटाई पर, हरे पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। तो ये उनकी मांगे थी। जिससे कि साथ ही साथ में उन्होंने मांग की थी कि कुछ ऐसे वृक्ष लगाए जाएं, कुछ ऐसा मृदा और जल संचरण किया जाए जिससे कि जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनमें लोग स्वावलंबी बन सकें। चिपको आंदोलन का निष्कर्ष क्या निकला? चिपको आंदोलन में सबसे पहला जो इसका प्रभाव पड़ा वो ये रहा कि चिपको आंदोलन ने केंद्रीय राजनीति में पर्यावरण को एक मुद्दा बना दिया। केंद्रीय राजनीति में पर्यावरण को भी महत्व दिया जाने लगा। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, उनके अथक प्रयासों की बदौलत 1980 में इंदिरा गांधी ने 15 वर्ष के लिए हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पे रोक लगा दी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही साथ में चिपको आंदोलन की जो मांगे थी उसको पूरा करने के लिए समय की तात्कालिक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञानी श्री वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया था, जिस समिति ने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी। जिन सिफारिशों में जिस कमेटी ने लोगों की मांगों को सही मानते हुए कुछ सिफारिशें की थी, जिनमें अक्टूबर 1976 में उन्होंने 1200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से व्यावसायिक वन कटाई के लिए उस पर रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही साथ में युद्ध स्तर पर उन्होंने वृक्षारोपण करने का सुझाव भी दिया था। यूपी की तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार भी किया, जिसके कारण एक बड़े क्षेत्र में जो कटाई योजना थी कटाई पर उस पर रोक लगाई गई। ये जो रोक लगाई गई थी ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी विजय थी। इस तरह से रोक लगाना आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस आंदोलन को 1987 में पुरस्कार भी मिला था, पुरस्कार मिला। तो इस तरह से ये इस आंदोलन ने, उसके अलावा कुछ और बदलाव भी हुए थे इस आंदोलन के कारण, जैसा कि उत्तर प्रदेश में 1000 मीटर से ऊंचाई पर जो वन है उनकी कटाई पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई। साथ ही साथ में पश्चिमी घाट है और विंध्य में जो जंगलों की सफाई का अभियान चल रहा था उस समय, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ में जो वन नीति थी, राष्ट्रीय वन नीति, उसको स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया, उसमें भी बदलाव किए गए। इसके अलावा एक राष्ट्रीय विवाद को भी इसने हल प्रदान किया। जो राष्ट्रीय विवाद था कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन होने चाहिए, तो इस तरह की, और उसमें साथ ही साथ में ये विवाद भी था कि जो वन है उन पर सबसे पहला हक किसका है, स्थानीय समुदाय का है, सरकार का है, या फिर हमारे देश के मतलब विकास के लिए किस प्रकार से किसका सबसे पहला उसमें हक है।
जो आंदोलन हुआ था, इस चिपको आंदोलन ने विकास का जो आधुनिक मॉडल था इसके समक्ष एक विकल्प प्रस्तुत किया था। तो ये इस चिपको आंदोलन की बहुत बड़ी सर, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। अब मैं ग्रुप को कुछ फीडबैक देना चाहता हूँ। जी सर। टॉपिक बहुत ही अच्छा सिलेक्ट किया है पूरे ग्रुप ने, कि बहुत ही प्रासंगिक टॉपिक है। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक मिलता है तो नोट कर सकते हैं, और जो भी बोलता है, जो स्पीकर के जो पॉजिटिव है और उसके जो नेगेटिव्स हैं उसको नोट डाउन करें और फीडबैक दें। तो मेरे जो फीडबैक है, सबसे पहले मैं फीडबैक दूंगा नीरज जी को। तो नीरज जी की जो नेगेटिव चीज थी वो ये थी कि इनका आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये बार बार कभी यहाँ देखना कभी यहाँ देखना। एक अच्छा स्टेटमेंट जो होता है वो बहुत अच्छा आई कांटेक्ट लगता है। दूसरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है। आपकी लैंग्वेज तो अच्छी है लेकिन बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज पे आप काम करें। तीसरा, आपके जो आंसर था उसमें कई चीजें रिपीट हो रही हैं, रिपीटिशन से बचें, ठीक है। और जो और मुझे कमी दिखाई दी कि जैसे आपने टाइमिंग का ध्यान नहीं दिया। तो टाइमिंग का ध्यान नहीं देने का मतलब ये दिखाता है कि आप काफी इनडिसिप्लिन है। और आप कितना भी अच्छा बोले, अगर डिसिप्लिन में नहीं होते हैं तो निसंदेह आपने तीनों में सबसे अच्छे बोला है, लेकिन थोड़ा इसमें सुधार करिए कि डिसिप्लिन रहिए, एकदम टू दी पॉइंट 5 मिनट ही बोलिए। 5 मिनट का मतलब ये होता है कि 10% का आप वेरिएशन लेके चल सकते हैं। जैसे कि 200 शब्द का जब उत्तर होता है तो आप 180 से 220 लिख सकते हैं। तो 10% का मार्जिन आप ले सकते हैं। अगर आप पढ़कर ना बोले कि जैसे आपको समय मिला था, आपने टॉपिक तैयार किया, बिना पढ़कर बोलते तो और अच्छा रहता, ठीक है। थोड़ा सा आपके आंसर में इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। और कुबेर जी को मैंने देखा कि उनके विचारों में गहराई थी। आपने मेहनत काफी की है लेकिन थोड़ा विचारों में गहराई लाने की कोशिश करें, ठीक है। पूजा जी, आपके पास समय सफिशिएंट था लेकिन आपने काफी कम बोला। आप अच्छे से प्रिपेयर करके आते हो, चीजों को सम्यक तरीके से रखते तो अच्छा लगता। आपके आंसर में एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिख रही थी कि आप बहुत इनफॉर्मल टॉक करते हैं, अनौपचारिक वार्तालाप। जब आप किसी बेहतर मंच पर होते हैं तो आपकी जितने भी वाक्य होते हैं, आपके शब्द होते हैं, तो उनमें औपचारिकता दिखनी चाहिए। और ये औपचारिकता नीरज जी में बहुत अच्छे से दिखी, ठीक है। आई कांटेक्ट आपका भी ठीक नहीं था, भले ही आप चाहे फिजिकल हो चाहे वर्चुअल हो, आई कांटेक्ट का सबको ध्यान रखना है। चीजों को जब आप रेलेवेंसी दिखाते हैं, तो जैसे आपने वंदना सेवा से जोड़ा, तो वंदना सेवा के साथ वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, इन चीजों से भी प्रासंगिकता को जोड़ें। आपकी अच्छी बात ये थी कि आपने मूल बातें सारी बोली हैं। आपने जो मूल एक कहावत भी कही जाती है उसके बारे में भी आपने वर्णन किया है। थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन पे भी ध्यान दें। कुबेर जी का टॉपिक था, कुबेर तिवारी जी का, कि मांग और निष्कर्ष पे इन्होंने बोला था। तो सबसे पहले तो कुबेर जी, आपका कैमरा ठीक नहीं है, ठीक है। और इन सब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। आपका फेस ही नहीं दिख रहा था। जो मांग थी, मांग को आप और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। आप कोई भी चीज प्रस्तुत कर रहे हैं तो सीधा पॉइंट पे ना बोल के उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयामों को बोले, तो वो जो आपका ऑडियंस है उसे आकर्षित करता है। जब भी आप उसकी मांग बताएं तो क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एकदम से बताते चले, तो एक दिखता है कि आप विजनरी हैं। औपचारिक हो रहे थे, औपचारिकता के लिए आप एक बार नीरज जी को जरूर सुने। उनकी कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी बात है कि वो औपचारिक रहते हैं, ठीक है। आपने जो मांग बताई, आपके मांग में कई सारे नए डायमेंशन थे जो सुनने में काफी अच्छा लगा, और उन विचार की गहराई, ये सबसे अच्छी बात। जी सर, थैंक यू सर। पढ़े अब अगला मैं स्टार्ट। नेक्स्ट ग्रुप। गुड इवनिंग सर। सर मैं भारत बोल रहा हूँ। सर मेरा ग्रुप टॉपिक है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा संसद में जो संशोधन अधिनियम पारित किया गया था उसके संदर्भ में। सर मेरे साथी हैं विश्वास दीक्षित जी,
वो सर किसी कारणवश कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके यहाँ नेटवर्क इश्यू आ रहा है कोई। तो सर ये चर्चा में इसलिए रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश दिया था कि उपराज्यपाल जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। काफी समय से सर हम देखते आ रहे हैं कि वहां पर एक लंबा विवाद चला आ रहा था। पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग थे, तो उस समय भी अक्सर हम देखते रहते थे सर, कभी स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के, कभी सर शिक्षा से रिलेटेड मुद्दों को लेकर के, और सर सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं गृह मंत्रालय में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार में वहाँ अक्सर विवाद हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो सर इस कानून की आवश्यकता किस लिए पड़ी, और इसकी पृष्ठभूमि में सर मैं जानना चाहूंगा कि 1991 में केंद्र सरकार ने वहां पर एक निर्वाचित सरकार को जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार देने के लिए के अधिकारी जाएंगे, लगातार टकराव होते चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट 20 मार्च 2001 संसद के द्वारा पारित करा दिया। लेकिन सर इसको जब पारित कराया गया तो इसके पक्ष और विपक्ष दो पहलू सामने आए। अक्सर सर वहाँ दो जो सरकारें हैं वो दोनों ही विभिन्न विचारधाराओं से संबंध रखती हैं। जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है वो आम आदमी पार्टी से है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उपराज्यपाल प्रत्यक्ष तौर पर केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधि होता है, और कभी केजरीवाल जी भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी यह चाहते हैं कि उन्हें भी उनके फैसले लेने की आजादी दी जाए, और केंद्र सरकार भी यह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से फैसलों को हमारे भी संज्ञान में रहे। जैसे सर अभी कुछ दिनों पहले राशन वितरण पर विवाद सामने आया था, दोनों सरकारें आमने सामने आ गई थी। तो केंद्र सरकार ने यही कहा था कि यह जो बिल है इसका पक्ष लेते हुए कहा कि 1991 में जो शासन संशोधन अधिनियम है यह उसी का थोड़ा सा ये चीजों को स्पष्ट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को लागू करने के लिए उपराज्यपाल को और अधिक अवसर दिए जाएंगे। सर इसकी विपक्ष में है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके जरिए उपराज्यपाल उनके प्रतिनिधि हैं, उनके जरिए चुनी हुई सरकार पर बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। क्योंकि सर इसके बाद यह होगा कि हर फैसले को दिल्ली कैबिनेट को अपना फैसला पास करने के बाद उसे उपराज्यपाल के पास भेजना पड़ेगा। और सर इस बिल में ऐसी कोई भी समय सीमा और बाध्यता उपराज्यपाल महोदय के लिए तय नहीं की गई कि उन्हें एक निश्चित टाइम लिमिट में ही डिसीजन लेना है। तो सर उन्होंने इस प्रकार से इस फैसले का विरोध किया, जबकि केंद्र सरकार का कहना है इस मैटर में कि यह प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में सारी चीजों को क्लियर कर देगा कि उपराज्यपाल की शक्तियां क्या हैं और दिल्ली में जो सरकार चुनी हुई है उसकी शक्तियां क्या हैं। सर जहां तक मैं समझ पाता हूं कि एक विवाद ये भी चला आ रहा है कि दिल्ली पूर्ण राज्य क्यों नहीं है। राज्य सरकार इसके लिए डिमांड करती है, लेकिन सर मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली संघीय भारत की भी राजधानी है, और दिल्ली के अंदर बहुत सारे दूतावास और केंद्र सरकार के कार्यालय और केंद्र सरकार की सारी गतिविधियां भी वहां से संचालित होती हैं। तो अगर सर वहां उसे पूर्ण राज्य का अगर दर्जा दे दिया गया तो हो सकता है कि और ज्यादा दोनों में टकराव देखने को मिले। और तो इस वजह से सर ये तो क्लियर है नहीं, ये इसी वजह से सर आपका टाइम ओवर हो गया है, आप पास कर रहे हैं नेक्स्ट कैंडिडेट को। नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है?
सर ये सिंगल है अपने ग्रुप में सर, ये शायद। अच्छा, तो हम आपके बारे में बता देते हैं कि आप ऑडिटर तो अच्छे हैं लेकिन एक अच्छे टीम लीडर नहीं है। भरत जी, आप फीडबैक सुन रहे हैं? सर आज सर जो मेरे हेलो हैं इस वजह से वो कनेक्ट नहीं है। यस सर। नहीं भरत सर टीम मेंबर हैं। हाँ, तो आपको मैं ये कहना चाहता था कि एक अच्छे ऑडिटर ने एक अच्छे लीडर बनने की भी कोशिश करिए। यूपीएससी का इंटरव्यू देने आपको एक ही बार मिलेगा, एक ही बार आईएएस मिलेंगे। तो अब जब आप बड़े लेवल पर जाते हैं तो जो अफसर मिलते हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाता है, तुरंत भुना लिया जाता है, ठीक है। फिर क्योंकि इस वजह से अपनी टीम को साथ में लेके आए। और जो आपके नेगेटिव्स हैं वो मैं बता देता हूँ कि थोड़ा आप पॉलिटिकल ज्यादा हो रहे हैं। एकदम हमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखनी है। पेपर 4 में भी हमारा टॉपिक है एथिक्स में कि राजनीतिक निष्पक्षता रखनी है अपने उत्तर में या जहां भी आप बोले। दूसरा, आप जैसे एक एग्जाम्पल ज्यादा दे रहे हैं और इश्यूज पे कम बोल रहे हैं। इस बात को बहुत ज्यादा आप ध्यान में रखिएगा उत्तर लेखन में भी, और जब भी आप कहीं बड़े मंच पर बोलते हैं कि इश्यूज ज्यादा बोल दिए, एग्जाम्पल तो एक आध चल जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि बार बार सर करके बोलते हैं तो इससे क्या है, आपका वार्तालाप अनौपचारिक हो जाता है। आपने जो बोला है उससे लग रहा है कि आपने काफी मेहनत की अपने टॉपिक्स में, तो उस मेहनत का आपको परिणाम भी मिलना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि ये उत्तर नहीं है, ग्रुप डिस्कशन है। आपको एक अपनी पूरी बात कम समय में संक्षिप्तता और टू द पॉइंट रखने के साथ कन्विंस करना है, परसुएशन करना है। जो हमारा एटीट्यूड जो है एथिक्स में, उसमें टॉपिक है परसुएशन। तो आपको अपना जो ऑडियंस है उसे परसुएट करना है, अपनी बात मनमानी है। कहीं कहीं बीच में देखा टॉपिक से भटकाओ, तो इस भटकाव को रोकें और टू द पॉइंट रहें। आपके पॉजिटिव्स हैं कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जो भाव होता है, आपके शब्दों में जो भाव होते हैं वही भाव आपके चेहरे पे दिखते हैं। ये कम लोगों में देखा जाता है। दूसरी बात कि आपकी जो बार बार प्रश्न पूछने की शैली है ऑडियंस को हमेशा अट्रैक्ट करती है कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छी शैली है आप में, और बॉडी लैंग्वेज भी आपका अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि पूरा कलेक्टिव एफर्ट में टीम के साथ काम करें। अगली टीम। गुड इवनिंग सर। सर मेरे ग्रुप का टॉपिक है ताउते साइक्लोन, और मेरे ग्रुप में सर मेंबर हैं हरिओम जी। मेरा सर इसमें इंट्रोडक्शन है ताउते साइक्लोन के बारे में, और हरिओम जी फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन एक्सप्लेन करेंगे। सर मैं स्टार्ट करूं? जी सर। हाल ही में गुजरात में ताउते के कारण लैंडफॉल की स्थिति देखने को मिली है। इसका प्रभाव केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही के रूप में देखने को मिला है। इसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जिसमें इसका नामकरण के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया है। बर्मीज भाषा में इसका अर्थ है गैको, जो एक अत्यधिक शोर मचाने वाली छिपकली की प्रजाति है। सामान्यतः उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व मानसून यानी अप्रैल से जून माह की अवधि के बीच में आते हैं। इसके बाद में अक्टूबर से दिसंबर की अवधि में दौरान ये चक्रवात विकसित होते हैं। मई, जून और अक्टूबर नवंबर के माह में गंभीर तीव्र चक्रवात उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं, जो भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। ताउते तूफान के वर्गीकरण के बारे में आपको कुछ बताऊंगा सर। साइक्लोन्स के वर्गीकरण के बारे में, यह अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान से कमजोर होकर अब अधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चक्रवातों को उनके द्वारा उत्पन्न अधिकतम गति के आधार पर वर्गीकृत करता है, जिसमें 48 से चक्रवातों गंभीर 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटे, बहुत गंभीर 64 से 89 किलोमीटर प्रति घंटे, अत्यंत गंभीर 90 से 119 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और इससे ऊपर सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे ऊपर की गति पे होते हैं। एक नॉट में 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। ताउते पूर्व मानसून अवधि अप्रैल से जून में अरब सागर में विकसित होने वाला लगातार वर्षों में चौथा साइक्लोन यानी चक्रवात है। वर्ष 2018 में
अनुमान में आई मेकानु चक्रवात के बाद वर्ष 2019 में वायु चक्रवात ने गुजरात को तथा उसके बाद 2020 में निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र को प्रभावित किया था। वर्ष 2018 के बाद से इन सभी चक्रवातों को या तो गंभीर चक्रवात या उससे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। प्रत्येक वर्ष बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से औसतन 5 चक्रवात विकसित होते हैं। इनमें से 4 बंगाल की खाड़ी में विकसित होते हैं जो अरब सागर से भी गर्म है। वर्ष 2018 में बंगाल की खाड़ी में एक वर्ष में औसतन 4 चक्रवात विकसित हुए, वहीं अरब सागर में तीन चक्रवात निर्मित हुए, जबकि वर्ष 2019 में अरब सागर में बीते 2 वर्षों में बंगाल की खाड़ी की तुलना में 3 अधिक चक्रवात देखने को मिले। वर्ष 2020 में बंगाल की खाड़ी में 3 चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुए, जबकि अरब सागर में 2 चक्रवाती तूफान आए। हाल के वर्षों में मौसम विज्ञानियों ने देखा कि अरब सागर भी गर्म हो रहा है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ा जा रहा है। यह देखने को मिला है कि अरब सागर में समुद्र की सतह का तापमान लगभग 40 वर्षों से बढ़ रहा है। तापमान की वृद्धि 1.2 से लेकर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक देखी गई है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ट्रॉपिकल साइक्लोन, पूर्व प्रशांत में हरिकेन तथा दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन में टाइफून के नाम से जाने जाते हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार हर क्षेत्र के देश चक्रवातों को नाम देते हैं। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्यों में बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन है। भारत मौसम विज्ञान विभाग विश्व के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है, जिसे सलाह जारी करने और उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखने का अधिकार प्राप्त है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एजेंसी है। इसके आगे मैं जनहानि बताना चाहूंगा। जनहानि में 104 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें से 89 मात्र गुजरात से हैं। आदित्य जी टाइम हो गया है, टाइम करना है। नेक्स्ट कैंडिडेट। ठीक है सर, मेरा नाम हरिओम है सर, मैं कंटिन्यू करूंगा सर आगे। समुद्री तूफान को चक्रवात कहते हैं। भूमध्य रेखा के नजदीक अपेक्षाकृत गुनगुने। पहले आप अपना टॉपिक बता दीजिए कि किस विषय पे आप बोलेंगे। जी सर, हमारा टॉपिक है सर ताऊ तूफान जो अभी सर आया है उसी के ऊपर है सर। जी सर, ताऊ तूफान में क्या बोलेंगे आप, उसमें किस आयाम पर? जी सर, मैं इसके साथ पृष्ठभूमि बताऊंगा सर कि ये चक्रवात कैसे बनते हैं, क्योंकि शुरुआत स्टार्टिंग सर भाई ने बता दी हमारी। चक्रवात का फॉर्मेशन बताएंगे आप? जी बताएंगे सर, उत्पत्ति। जी सर बताइए। जी सर, समुद्री तूफान को चक्रवात कहते हैं। भूमध्य रेखा के नजदीक अपेक्षाकृत गुनगुने समुद्र चक्रवात के उद्गम स्थल माने जाते हैं। इसमें समुद्र के ऊपर की हवा सूर्य से ऊष्मा लेकर गर्म होती है और तेजी से ऊपर उठती है। अपने पीछे की ओर यह एक दबाव का क्षेत्र या लो प्रेशर रीजन बनाती है। यह छीड़ चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटा, हरिकेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। इनके आकार में पर्याप्त अंतर होता है। छोटे चक्रवात का व्यास 50 किलोमीटर से भी कम होता है, जबकि बड़े चक्रवातों का व्यास 300 किलोमीटर तक होता है। ये कभी गतिशील होते हैं तो कभी एक स्थान पर स्थायी हो जाते हैं। चक्रवात एक निम्न वायुराशि है सर। ये 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वल्कीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन तथा बाह्योष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या उष्ण वलय का चक्रवात, एक्सट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन्स। इनकी जो संरचना है सभी चक्रवातों की कुछ समान संरचनात्मक विशेषताएं हैं, जैसे कि कम दबाव वाले क्षेत्र होते हैं, उनका केंद्र सबसे कम वायुमंडलीय दाब के क्षेत्र में स्थित होता है और परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मुख्य अंश के रूप में जाना जाता है। केंद्र के पास धार शक्ति दबाव चक्रवात के केंद्र के दबाव की तुलना में चक्रवात के बाहरी दबाव में और कोरियोलिस बल को एक संतुलित अनुपात में होने चाहिए, अन्यथा दबाव में परिवर्तन से चक्रवात का पतन हो सकता है। कोरियोलिस प्रभाव से एक बड़े चक्रवात के आसपास वायु की प्रवाह
उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त वामावर्त दिशा में घूमता है। तो सर इसकी बनावट सेफलोसिस वायुमंडल में विकसित चक्रवातीय संतुलन एक कम दबाव क्षेत्र के मौजूद होने से बनता है। सेफलोसिस कई विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक छतिनुमा पद है जिनके परिणाम से चक्रवात का विकास हो सकता है। यह विभिन्न पैमाने पर हो सकता है, सूक्ष्म पैमाने से लेकर संचित पैमाने तक। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात ठंडे सब चक्रवातों के रूप में परिवर्तित होने से पहले मौसम के अग्रांत में तरंगों के रूप में विकसित होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों व गर्मी महत्वपूर्ण आंधी गतिविधि से संचालित होने के कारण और गर्म मूल की होती है। मेसोसेफलोसिस भूमि पर स्थित गर्म चक्रवातों के कारण बनते हैं और तूफान की घटना का कारण भी बना सकते हैं। जलस्तंभ मेसोसेफलोसिस से भी बन सकते हैं, पर वे अक्सर उच्च स्थिरता और कम ऊर्ध्वाधर हवा कतरनी के वातावरण से विकसित होते हैं। सेफलोसिस के विपरीत है, इसमें एक विपरीत चक्रवातीय अनुरूप दबाव प्रणाली होता है जो उच्च दबाव क्षेत्र का गठन करता है, जिसे एंटी सेफलोसिस कहा जाता है। सतह निम्न बनने के अनेक तरीके हैं। तरारू पूर्व में स्थित उत्तर दक्षिण पहाड़ पर स्थित कम दबाव वाले सतहों को कम स्तर पर परंतु अधिक दबाव प्रणाली बनने पर मजबूर कर सकते हैं। मेसोस्केल की जो भी संबंधित प्रणालियां वे गर्म कोर को निम्न सतह का कारण भी बन सकते हैं। सर इतना ही था सर मेरा ये। नेक्स्ट करिए सर बस हम 2 ही हैं। तो यस लोगों का जो टॉपिक था समसामयिक विषय से संबंधित था और अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्री मेंस इंटरव्यू के लिए और ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके कुछ पॉजिटिव बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये ज्ञान प्रधान आपने विषय चुना है और आपने इसमें नॉलेज की बहुत अच्छी पुटअप की है, जो बताता है कि आप मेहनती हैं, मेधावी हैं और जिस चीज को ठीक है। दूसरी बात, भूगोल में और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों में तथ्यों का विशेष महत्व होता है। आपने तथ्यात्मक जानकारी दी, ये बहुत अच्छी बात थी। और हरिओम जी ने जो बोला है कि हरिओम जी आप सिर्फ पढ़ के बोल रहे थे, एक आपको एक गुड